नमस्कार दोस्तों। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम देख रहे थे हिंदी व्याकरण ट्रिक से। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज रहेगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई सा भी एग्जाम हो, आरटेट हो या रीट हो, सीटेट हो, एचटेट, यूपीटेट, एमपीटेट या अदर कोई सा भी एग्जाम हो, आपको समाज से रिलेटेड एक पर्सन देखने को जरूर मिलता है। दोस्तों, तो आज की क्लास मिस मत कर देना, संपूर्ण है। वो समास एक ही क्लास के अंदर, शॉर्ट के अंदर कैसे आप पहचान सकते हैं, समास की पहचानने की ट्रिक क्या है, वो इस क्लास के अंदर है, वो हम देखने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी क्लासें आप प्लेलिस्ट में जाकर अटेंड कर सकते हैं। रही बात नोट्सों की, तो वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं या मेरे से जुड़ना चाहते हैं अगर आप, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, समास एवं समास विग्रह। दोस्तों, देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेपण करना। दोस्तों, कैसे मित्रों? जैसे एक चीज लिख दी मैंने यहां पे, रसोई के लिए घर, यह एक वाक्य लिखा गया है। अब इसका हम समास करेंगे तो क्या बन जाएगा? रसोई घर। ये क्या आपका, ये क्या है? संक्षेपण हो रहा है, संक्षिप्त में हो रहा है। एक तो यहां पे चार शब्द थे, यहां पर एक ही शब्द में पूरा का पूरा निचोड़ उसका आ गया। इसी को कहा जाता है क्या? समास कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर एक शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। एक शब्द ये रहा, एक ये रहा, बीच के अंदर ये क्या है? आपकी विभक्ति है, इसका कर दिया लोप। रसोई घर, रसोई के लिए घर। दोस्तों, इसी को कहा जाता है समास। आगे देखिए मित्रों, समास की प्रक्रिया से बनने वाले नवीन शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। जो समास की प्रक्रिया होती है और इसके अंदर जो नया शब्द बनता है उसको सामासिक पद कहा जाता है। दोस्तों, बात करें समास के भेदों की, तो समास के भेद होते हैं 6। दोस्तों, समास के 6 भेद होते हैं। ये ट्रिक देख लीजिए, अतिका बहुदीदी है, अतिका बहुदीदी है। देखिए, ऐसे अव्ययी भाव समास, तैसे तत्पुरुष समास, कैसे क्रमधार्य समास, वैसे बहुब्रीहि समास, दी से द्वंद्व समास और दी से द्विगु समास। ये 6 समास होते हैं और यहां पर आपको दो ही जगह आप कंफ्यूज में होते हैं। पहला रहता है बहुब्रीहि, दूसरा रहता है तत्पुरुष। यहां पर क्या रहते हैं? तत्पुरुष के अंदर तो जो कारक होते हैं वो कारक आ जाते हैं। 6 कारक प्रयोग करते हैं हम, जैसे कर्ता और संबोधन है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। बाकी जो 6 कारक रहते हैं उनसे रिलेटेड हिंदी में क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो तत्पुरुष, दूसरा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में क्या तीसरा अर्थ निकलता है, कोई अन्य अर्थ आता है। अब अन्य अर्थ पहचाने कैसे, उसको लेकर आप क्या रहते हैं? कंफ्यूज में रहते हैं। तो वो भी आज हम समाधान इस क्लास में कर लेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मित्रों, एक छोटी सी ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आप सभी समास है उनको नॉर्मली रूप से पहचान सकते हैं। ये रही दोस्तों, जो साथी नोट्स बना रहे हैं, संपूर्ण नोट्स, ये नहीं है कि यही संपूर्ण की संपूर्ण जो हिंदी ग्रामर है वो यहां पर आपको करवाई जाएगी। मित्रों, इसी प्रकार से नोट्स बना सकते हैं। साथ में महत्वपूर्ण पर्सन है वो बाद में हम देख लेंगे। अव्ययी, प्रथम पद अव्यय हो, एक ही शब्द आए बार बार। अव्ययी भाव जो समास होता है इसकी महत्वपूर्ण है कि या तो प्रथम पद आपको अव्यय मिलेगा या एक ही शब्द बार बार आए, एक ही शब्द बार बार आए। दोस्तों, जैसे दिन दिन, यहां पे कौन सा समास है? यहां पे कौन सा है आपका? अव्ययी भाव समास है। दूसरा है द्विगु में प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व में छिपा है और, द्वंद्व के अंदर और छिपा रहता है। जैसे रात दिन, रात और दिन बनेगा इसका, तो यहां पे क्या छिपा है? और छिपा है। दोस्तों, कर्मधारय विशेषण हो, कर्मधारय समास की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि अगर आप कर्मधारय समास को पहचानना चाहते हैं तो जो शब्द दिया है उससे पर्सन का निर्माण कीजिए।
वहां पर विशेषण और विशेष्य से आप पर्सन का निर्माण करेंगे तो वहीं पर पर्सन बनेगा और उसी एक शब्द में आपको उत्तर मिल जाएगा, उसकी विशेषता बताई जाएगी। अगर विशेषता मिल रही है तो मान लो कर्मधारय समास ही होगा आपका। तत्पुरुष में विभक्ति का वास, कर्ता, कर्ता उठा दो, कर्म ने करण से संप्रदान के लिए जो विभक्तियां हैं ये मिलेगी आपको, इनके जो चिन्ह होते हैं वो प्रयुक्त किए जाएंगे। और बहुव्रीहि अर्थ कहीं अन्य लगे, बहुव्रीहि समास, तीसरा अर्थ निकलेगा, तीसरा अर्थ दशानंद। अब बताइए, 10 है आनंद जिसके, किसके, रावण के, वह है रावण, तो तीसरा अर्थ आ रहा है रावण, दशानंद से रावण का निर्माण कर रहे हैं। यह है आपके समासों की एक 6 लाइनों की ट्रिक जिसमें आप संपूर्ण समास है उनको समझ सकते हैं। अब चलिए मित्रों, वैसे नहीं है कि इतना ही बताएंगे, हम समास को डीपली भी पढ़ेंगे। सबसे पहले चलते अव्ययी भाव समास की ओर। देखिए, इसका पूर्व पद प्रधान होता है, ये 2 पद, ये पद प्रधान रहेगा पहला पद, वह प्रथम अव्यय या उपसर्ग के रूप में होता है, यही क्या होगा, अव्यय या उपसर्ग के रूप में रहेगा। बहुत जगह आपको दूसरा पद भी अव्यय के रूप में दिखाई दे सकता है, उपसर्ग के रूप में नहीं, अव्यय के रूप में सिर्फ। इसके प्रभाव से पूरा पद अव्यय अर्थात अव्यय भाव अर्थात यानी अव्यय जैसा बन जाता है। जैसे यहां पर यह प्रथम पद अव्यय लगा है ना, तो यह पूरा का पूरा जो पद है वो क्या हो जाएगा, अव्यय बन जाएगा मित्रों। इसका विग्रह करते समय उपसर्ग या अव्यय का अर्थ दूसरे पद या शब्द के साथ उचित रूप में मिलाकर रख देते हैं और इसका क्या किया जाता है, विग्रह किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको अव्यय या उपसर्ग दिखाई देता है किसी भी शब्द के प्रारंभ में या किसी शब्द के अंत में आपको अव्यय दिखाई दे या कहीं पर भी पुनरावृत्ति हो रही है, समान शब्द 2 बार आ रहे हैं, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। यहां पर देख ले, संरचना की दृष्टि से इसके 3 वर्ग होते हैं। एक तो अव्यय या उपसर्ग प्लस अन्य उपसर्ग, एक शब्द या शब्द प्लस अव्यय, और तीसरा है पुनरावृत्ति मूलक। तो यहां पे देखिए मित्रों, यहां पे अन्य शब्द आएगा। यहां पे देखिए, अव्यय या उपसर्ग के बाद में कोई शब्द दिया हुआ हो, शब्द के बाद में अव्यय दिया हुआ हो, या किसी एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही हो, इन तीनों की तीनों स्थितियों के अंदर आपका अव्ययी भाव समास काम करेगा। जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं ना, यहां से विश्वास दिलाता हूं, आपका समास का क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। पूरी क्लास अटेंड कर लेना और अपने मित्रों के पास बाद में शेयर जरूर कर देना। अब देखिए कैसे इसको पहचाने। तो यहां पर देखिए, जैसे मैंने यहां पर दे दिया आज जन्म, यहां पर मैंने क्या दिया है, आज जन्म लिखा आपके लिए। यहां पे जन्म को अलग कर लो, आ बचा है आपका, आ बचा है। आज जन्म का समास विग्रह होता है जन्म पर्यंत। क्या होता है, जन्म पर्यंत दोस्तों। अब सबसे दिक्कत कहां पर आती है मित्रों, दिक्कत आती है वो आती है आपके अव्ययी भाव के समास विग्रह के अंदर। इसको आपको क्या है, शब्द का अर्थ पता होना जरूरी है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया हरेक, अब हरेक मैंने यहां पे लिख तो दिया, पर अर्थ किसको पता है, प्रत्येक एक होगा। इसका अर्थ क्या, वो समास विग्रह दोस्तों। इस प्रकार ये समास विग्रह। अब आपको यहां पे देखिए ये क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है। दूसरे में देखिए संवाद, सम प्लस वाद होगा ना, ये देखिए सम मिल रहा है दूसरे में, तो समयक रूप से वाद, सम मिल गया, उपसर्ग मिल गया, तो क्या हो गया, अव्यय हो गया। रात भर, ये क्या है आपका, रात तो सब दे दिया, लेकिन बाद में क्या आ गया, भर, क्या आ गया, अव्यय आ गया भर। तो पूरी रात इसका विग्रह होता है, लेकिन बाद में भी आ सकता है अव्यय, बाद में उपसर्ग नहीं लगता, उपसर्ग प्रारंभ में ही लगता है। घर घर, अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे घर घर, प्रत्येक घर, तो घर घर के अंदर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है दोस्तों। यह था आपका अव्ययी भाव समास। चलिए दूसरे समास की ओर। दूसरा है तत्पुरुष समास। दूसरा पद प्रधान होता है अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से दूसरा पद प्रधान मिलेगा तत्पुरुष समास में, और उतना ही मैं पढ़ाऊंगा जितना आपके काम का हो, बिना काम की कोई चीज नहीं बताऊंगा। दोनों पदों में कारक चिन्ह लुप्त होगा,
जैसे कहने का मतलब क्या है, दोनों चिन्हों में, दोनों जो है उनमें कारक चिन्ह लुप्त होगा दोस्तों। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया रोग से ग्रसित। अब देखिए यहां पे कारक चिन्ह लगा हुआ है से, और इसका समास बनाएंगे तो बनेगा रोगग्रस्त। अब देखिए यहां पे जो आपका स है ना, से है, ये क्या हो गया है, लुप्त हो गया है। समझे आप। अब देखिए कारक के 8 भेद होते हैं, जिनमें से आपको 2 याद नहीं रखने, कर्ता को हटा देना, संबोधन को हटा देना। यहां से क्वेश्चन आपको तत्पुरुष का नहीं मिलेगा, तत्पुरुष समास या समास का प्रश्न नहीं मिलेगा आपको। तो सिर्फ कर्म से लेकर अधिकरण जो आपका है कारक चिन्ह, इतना ही क्या करना है, याद करना है दोस्तों। देखिए कर्म का चिन्ह होता है को, जैसे हमें अगर इसका कर्म का चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को का अगर हम बनाना चाहे समास पद, सामासिक पद होगा आपका कर्मोमुख, कर्मोमुख दोस्तों। कर्म को उन्मुख, क्या होगा इसका विक्रय, कर्म को उन्मुख दोस्तों। तो यहां पे देखिए आप को लगा आ रहा है, मतलब कर्म तत्पुरुष समास है। दूसरा मान ले, तीसरा मान ले करण का चिन्ह होता है से या के द्वारा। जैसे भावाविष्ट, भाव से आविष्ट, भाव से आविष्ट। यहां पे क्या मिल रहा है, से लगा हुआ है, से लगा हुआ है यहां पे। कष्टपूर्ण, कष्ट से पूर्ण। प्रेमाविष्ट, प्रेम से आविष्ट। प्रेम सिख, प्रेम से सिख। हस्तलिखित, हस्त के द्वारा लिखित, के द्वारा भी आ सकता है। तुलसीकृत, जो बहुत एग्जामों में आया, तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत। ये करण तत्पुरुष के उदाहरण है दोस्तों। चौथा जो वेद है वो आता है हमारे संप्रदान। संप्रदान का अर्थ होता है के लिए, संप्रदान के लिए। जैसे देखिए गुरु भक्ति, गुरु के लिए भक्ति। यहां पर देखिए के लिए चिन्ह आ रहा है। के लिए किसका होता है, संप्रदान तत्पुरुष का, गुरु के लिए भक्ति। इसी प्रकार अगर हम अन्य उदाहरणों की बात करें, जैसे सिनेमाघर, सिनेमा के लिए घर। शांति कुंज, शांति के लिए कुंज। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। गौशाला, गौ के लिए शाला। इसी प्रकार आपको प्रश्न है ये भी देखने को मिल सकता है, शिक्षण संस्थान, शिक्षण के लिए संस्थान। कब्रगाह, कब्र के लिए गाह। युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के लिए प्रेम। देव यज्ञ, देवों के लिए यज्ञ। ये महत्वपूर्ण संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण है। पांचवा जो भेद आता है कारक का, वो आता है अपादान कारक दोस्तों, जिसका चिन्ह होता है से अलग। से इसका चिन्ह होगा लेकिन अलग का भाव दर्शाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि श्याम छत से कूद गया, छत से कूद गया, छत से अलग हो रहा है। हिमालय से गंगा निकलती है, उद्भव कहां से हो रहा है, हिमालय से, तो से गंगा निकलती है, तो वहां पर अपादान होगा, अपादान का तत्पुरुष होगा। जैसे कर्महीन, कर्म से हीन है वो, कर्म से विहीन है वो। कहने का मतलब उसमें कर्म नहीं है, उससे कर्म से वो बिल्कुल ही अलग है। समझे आप। छठवां जो तत्पुरुष समास है वो है संबंध तत्पुरुष। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये होते हैं इसके चिन्ह दोस्तों। जैसे देखिए यहां पे कन्यादान दिया है आपको, संबंध दर्शाया जाता है संबंध तत्पुरुष के अंदर। क्या दर्शाया जाता है, संबंध दर्शाया जाता है। जैसे कन्यादान, कन्या का दान, कन्या का दान। इसी प्रकार अगर हम बात करें यज्ञशाला, यज्ञ की शाला। वातायन, वात का आयन। नीति शास्त्र, नीतियों का शास्त्र। इसी के साथ संबंध के अंदर आते काल सूचक। जैसे आपको दे दिया रात्रि काल, तो रात्रि का काल। सायं काल, सायं का काल। प्रातः काल, प्रातः का काल। जो काल सूचक शब्द होते हैं वो भी संबंध तत्पुरुष में आते हैं। बात कीजिए सातवें का, सातवां है अधिकरण, जिसमें आपको चिन्ह मिलेगा में, पे, पर। जैसे हम देखें यहां पे स्वर्गवास, स्वर्ग में वास, तो यहां पे में लगा हुआ है, मतलब अधिकरण तत्पुरुष है यहां पर।
यहां पर क्या है, अधिकरण तत्पुरुष है। इसके अलावा वनवास, वन में वास, वन विहार, वन में विहार, उदाहरण है ना इंपॉर्टेंट ये। या इसके लिए हम देख सकते हैं भाग्याधीन, भाग्याधीन, भाग्य के ऊपर अधीन, भाग्य के ऊपर अधीन, पर आ रहा है ना यहां पे ऊपर। या सरसित, सर्ज में जन्म लेने वाला, यह है आपका अधिकरण तत्पुरुष। संबोधन और कर्ता आपको दोनों पढ़ने नहीं है दोस्तों। अब चलिए तत्पुरुष में और भी समास है, जैसे निह तत्पुरुष है। आरंभ में नकार सूचक उपसर्ग होगा, जैसे ए, अन, न, ना, यह उपसर्ग मिले अगर किसी शब्द के प्रारंभ में आपको, तो वहां पर निह तत्पुरुष होगा। जैसे हम उदाहरण की बात करते हैं तो अज्ञान, न ज्ञान, अटल, न टलने वाला, अनबन, न बनना, अनमोल, न मोल जिसका मोल नहीं हो, अनपढ़, न पढ़ने वाला, अनहोनी, न होनी जो होनी नहीं हो, नापाक, न पाक, ये पूछा भी गया नापाक वाला, नापाक का विग्रह होगा नपाक, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। निह तत्पुरुष समास होगा यहां पे, जो पाक नहीं है। इसके अलावा तत्पुरुष का एक भेद होता है उपपद तत्पुरुष, जिसमें इसमें दूसरा पद कोई प्रत्यय होता है, कोई प्रत्यय, जैसे कर प्रत्यय हो सकता है, कार प्रत्यय हो सकता है, पृद प्रत्यय हो सकता है, जय प्रत्यय हो सकता है। तो कोई सा भी दूसरा पद है, चर प्रत्यय हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें ग प्रत्यय हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें दी प्रत्यय हो सकता है। तो आपको दूसरे पद में प्रत्यय देखने को मिलेगा, जैसे सुख के साथ पृद प्रत्यय, सुख को प्रदान करने वाला, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ के बाद में गे प्रत्यय लगा हुआ है, नीर के बाद में यह जय प्रत्यय लगा हुआ है। तो कहने का मतलब जो दूसरा पद होगा उसमें कोई प्रत्यय आपको मिलेगा, सुखप्रद, सुख को प्रदान करने वाला, सर्वज्ञ, सर्वे को जानने वाला, नीरज, नीर में जन्म लेने वाला, यह होता है आपका तत्पुरुष समास। आगे चलिए तीसरा समास आएगा हमारी कर्मधारय समास। यहां पर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, दूसरा पद प्रधान होगा अर्थ की दृष्टि से, इसमें एक पद विशेष्य वह उपमेय होगा तथा एक पद विशेषण यानी कि उपमान होगा। अब देखिए यहां पे इसको पहचाने कैसे, यहां पे मैंने लिख दिया कर्षण श्रेप। अब पर्सन बनाइए, यहां पे पर्सनवाचक चिन्ह और यहां पे लगा दीजिए कैसा, सरप कैसा, कर्षण रंग का, काला सरप, कर्षण सरप। तो पर्सन का उत्तर इन्हीं में मिल गया ना। या नील कमल, नील की जगह लगाइए पर्सनवाचक कमल, कमल कैसा नील, बुद्धि कैसी मंद, महोदय जो उदय है वो कैसा, उदय कैसा महान। तो बन रहा है ना उत्तर यहां पे। तो कर्म से ही विशेषता बताई जाती है, ये ट्रिक है इसकी पर्सन बनाकर। जैसे कर्षण श्रीप, कर्षण है जो श्रीप, नील कमल, नील है जो कमल, मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, महोदय महान है जिसका उदय। दोस्तों तो सीधा सा आपको याद रखना है, क्रमधारिये के अंदर आपको इतना ही याद रखना है कि आपको वहां पर पर्सन, जो वहां पर विशेषता बताई जाए उससे आपको क्या करनी है, पर्सन वाचक बनाना है। और दो शब्द दिए जाएंगे उनसे ही आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे आप चाहे तो मैं और बता दूं आपको उदाहरण, जैसे मैंने यहां पे रख दिया बहुरंगी, क्या लिख दिया, बहुरंगी। अब देखिए बहुरंगी, अब यहां पे देखिए बहुरंगी का विग्रह बहुत रंगों वाला, तो कितने रंगों वाला, बहुत रंगों वाला, बहुरंगी यानी कितने रंगों वाला, बहुत रंगों वाला। या बहुधंधी बन जाता है यहां पे, बहुधंधी, कितने धंधों वाला, बहुत धंधों वाला। बन रहा है ना उत्तर यहां पे। यह होता है क्रमधारय समास। दोस्तों आगे चलिए, चौथा जो हमारा समास आएगा वो आएगा द्विगु समास। द्विगु समास में भी द्वितीय पद प्रधान होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। समूह का यह बोध कराता है, संख्यावाची होगा 2 3 4, संख्या होगी 2 3 4, तो यानी 2 3 4 वहां पर समूह का बोध हो जाएगा। समूह या समाहार शब्द का प्रयोग अंत में किया जाता है, विग्रह करते समय या तो समूह या समाहार का प्रयोग करेंगे, वो अंत में करेंगे। देखिए ट्रिक, द्विगु में द्वि अर्थात दो संख्यावाची है, क्या मतलब द्विगी, यहां पे आपको द्विगु है
इसके अंदर शुरू में द्वि, द्वि यानी दो, द्वि यानी दो, मतलब संख्यावाची पद मिलेगा प्रथम। अब यहां से यह चीज आपको याद रखनी है मित्रों, 1 से 9 वह पूर्णांक संख्याएं 10, 20, 30, 40 आदि संख्याओं के अलावा सभी द्विगु समास के न होकर द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40 इसी प्रकार आप चलते जाओ 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 हो गया, 110, 120, तो इनको छोड़कर इसी प्रकार 130, 140 आगे चलती जाएगी। बाकी की जैसे मैंने यहाँ पे 35 लिख दिया, मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया, मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, तो ये आपके इन संख्याओं को छोड़कर 1 से 9 या 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये संख्याएं छोड़ दें, बाकी कोई भी संख्या हो वो आपके द्वंद्व में आएगी। कैसे? जैसे हम 55 लिखा है यहाँ पे, 5 और 50 और किस में लगेगा? द्वंद्व में। तो देखिए 55 का होगा 5 और 50 55 होते हैं, मतलब द्वंद्व समास है। अब देखिए यहां पे द्विगु के उदाहरण, पंचरंगा 5 रंगों का समूह है, 5 रंगों का समाहार। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह है, 7 ऋषियों की समाहार। देमातुर 2 माताएं हैं जिसकी, या 2 माताओं का समूह है, यह है आपका द्विगु समास। पांचवा समास आता है वो आता है द्वंद्व समास। बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन इसको भी पढ़ने का तरीका है। द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें दोनों के दोनों प्रधान होते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया नाना नानी, यहां पे मैंने लिख दिया नाना नानी, तो नाना भी प्रधान, नानी भी प्रधान, दोनों प्रधान है। यहां पे दोनों सब पदों के बीच में योजक चिन्ह अथवा वैकल्पिक चिन्ह होता है, वो क्या लेता है? लुप्त रहता है। इसका विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य और अथवा शब्द लगाना पड़ता है दोस्तों। और अथवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। और अथवा वह, बहुत जगह आप वह भी लगाते हैं, वह शब्द लगाते हैं। ट्रिक देखिए, नाना और नानी प्रधान है, अर्थात दोनों प्रधान है। नाना भी प्रधान, नानी भी प्रधान, क्योंकि नाना और नानी लिखा है ना हमने यहां पे, तो नाना प्रधान होता है, नानी भी प्रधान होती है, मतलब दोनों के दोनों प्रधान है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, सबसे सिंपल आपका द्वंद्व होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। कारण क्योंकि यहां से आजकल उपभेदों से क्वेश्चन बन रहा है। 3 उपभेद होते हैं इसके, एक इतरेतर द्वंद्व है, एक दूसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व है, और तीसरा होता है समाहार द्वंद्व है। देखिए मित्रों, इतरेतर है ना, इसमें और का लोप होगा। वैकल्पिक के अंदर या अथवा का लोप होगा। और तीसरा है समाहार, समाहार के अंदर समूह का अंत, समूह का शब्द अंत है, वो अंत में आपको इत्यादि लगाना पड़ेगा, जैसे हम आगे देखेंगे। अब देखिए इतरेतर है, इसमें हमें लोप किसका करना है? और का करना है। माता पिता, माता और पिता यहां पे लोप कर दिया। पति और पत्नी यहां पर लोप कर पति पत्नी कर दिया। तो लोप इतरेतर द्वंद्व में सिर्फ और का ही लोप होगा दोस्तों। दूसरा है आपका वैकल्पिक द्वंद्व, 2 पदों के बीच में या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय छिपे होते हैं, जिनका हमें क्या करना रहता है? लोप करना रहता है। जैसे देखिए थोड़ा अथवा बहुत, यहां पे देखिए थोड़ा बहुत, अथवा का लोप कर दिया, न्यूनाधिक, न्यून अथवा अधिक। अब देखिए न्यून अथवा अधिक है, लेकिन यहां पे देखिए न्यूनाधिक में आपने अथवा का लोप कर दिया, यह है वैकल्पिक। तीसरा है जो हमारे, वो है समाहार द्वंद्व है। समूह का बोध होगा और अंत में इत्यादि आएगा। जैसे बाल बच्चे, अब यहां बाल और बच्चे थोड़े लिखेंगे, बाल बच्चे इत्यादि लिखेंगे। कागज पत्र, कागज और पत्र लिखेंगे क्या? नहीं, कागज पत्र इत्यादि, समझे आप? धन धान्य, धन धान्य इत्यादि। लात गुस्सा इत्यादि। सेवा बंदगी, सेवा बंदगी इत्यादि। नौकर चाकर, नौकर और चाकर होगा क्या? दोनों एक ही चीज हो जाएगी, तो एक ही चीज है, नौकर चाकर इत्यादि। वेशभूषा, वेशभूषण इत्यादि। यह होता है समाहार द्वंद्व। छठवां जो प्रकार आता है वो आता है बहुव्रीहि समास का। देखिए
इस समास में दोनों पदों के अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ निकलता है। कहने का मतलब अन्य पद प्रधान, मतलब पहला पद दूसरा पद, यहां से कोई अर्थ का मतलब नहीं, तीसरा ही पद आएगा इसके अंदर, पहला दूसरा तीसरा पद का अर्थ आएगा। विग्रह करते समय तीसरे पद की सूचना के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यहां पर आपको वह लगाना होगा, इसलिए मैंने यहां पे नहीं लगाया आपको बताने के लिए, यह गलत हो जाएगा, जिसका वह लगाना होगा आपको। यदि तीसरा पद विशिष्ट नाम का सूचक हो तो उल्लेख किया जा सकता है, अगर नहीं है तो वह लगाकर छोड़ दो, अगर है तो उसके आगे हम जैसे यहां पे शिव लगाया शिव लगा सकते हैं। अब देखिए ट्रिक होती है इसकी, बहुब्री, ब से भगवान विशेष है, बहुब्री बह आ रहा है, ब से भगवान, कैसे, नीलकंठ में शिव, त्रिलोचन में शिव, पद्मनाभ में विष्णु, अब्जयोनि में ब्रह्मा, रेवती रमण में बलराम, हलायुध में बलराम, दामोदर में विष्णु, षडानन में कार्तिकेय, तो सभी में आपको भगवान मिल रहे हैं ना यहाँ पे, इस वजह से। अब देख ले इसके इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। पहला देखिए, नीलकंठ, नीला है कंठ, यहां पे वह लगाना है, जिसका वह है शिव। त्रिलोचन, तीन है लोचन, तीन है आंखें, वह है शिव। पद्मनाभ, पद्म है नाभि में, जिसके वह कौन है, विष्णु है। अब्ज योनि, अब्ज यानी कमल है, योनि यानी जन्म स्थली जिसकी, किसकी, ब्रह्मा की। रेवती रमण, रेवती के साथ रमण करता है जो, कौन, बलराम। हलायुध, हल है आयुध जिसका, वह कौन, बलराम। दामोदर, दामन से बंधा है जिसका उदर, वह है कौन, विष्णु। षडानन, सठ है आनंद जिसके, वह है कौन, कार्तिकेय। चतुरानन, चार है आनंद जिसके, किसके, ब्रह्मा के। सचीपति, सची का पति है जो, वह है आपका इंद्र। तो यह है आपके 6 प्रकार के समास। दोस्तों क्लास मत छोड़ना, अभ्यास प्रश्न भी देखने वाले हम, तो चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। आ रहे हैं आपके सामने, पहले कमेंट करके बताइए आज की क्लास, समास की क्लास कैसी लगी आपको। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, 5 तंत्रु का समाहार विग्रह का सही समास कीजिए। 5 तंत्रों का समाहार, पंचिका तंत्र, पंचातंत्र, पंचम तंत्र या पंचतंत्र। यहां पे 5 तंत्रों का क्या है, समाहार है, पंची तो आ रहा है ना, मतलब पंचतंत्र। द्विगु समास, आगे चलिए, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, जैसे राम श्याम, दोनों पद प्रधान, नाना नानी, कौन सा समास है, कमेंट करके बता दो। दादा दादी, यहां पे कौन सा समास होगा, रात दिन, बताइए कौन सा समास होगा यहां पे। और राम और श्याम, नाना और नानी, रात और दिन, दादा और दादी, कौन सा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन 2 सही है यहां पे। आगे चलिए, मेघाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है, मेघाच्छादित के अंदर देखिए यहां पे, कर्ता ने क्रम को करण से, मेघ से आच्छादित, मेघ से आच्छादित, कौन सा हुआ, से लगा, से किस कारक की है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण तत्पुरुष है यहां पे। आगे चलिए, बलिवेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास आ रहा है, बलिवेदी, अब बताइए बलिवेदी कौन सा आ रहा है, बताइए जल्दी से, संबंध है, पादान है, संप्रदान है या करण है। बलि के लिए वेदी, बता दीजिए कौन सा बन रहा है यहां पे, कौन सा समास है बलिवेदी में। बलि के लिए वेदी, के लिए किस में आता है, के लिए किस में आता है, बताइए मित्रों, किस में आता है, संप्रदान में। किस में आएगा, संप्रदान के अंदर के लिए आएगा।
हर एक इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना आपको, ये सभी के सभी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं मित्रों। आगे चलिए, जैसे आता है 5 नंबर, हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह बताइए। हस्त से निर्मित किया हुआ, हस्त द्वारा लिखा हुआ, हस्त पर लिखा हुआ, या हस्त और लिखित। तो बताइए, बहुत अच्छा है आपके सामने। हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह कीजिए। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखा हुआ, हस्त के द्वारा लिखा हुआ, के द्वारा यानी करण, से और के द्वारा, से और के द्वारा करण तत्पुरुष के, तो 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए 6 नंबर देखिए, गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा। गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा, गुरु के कारण दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा। बता दो मित्रों, गुरु दक्षिणा में समास कौन सा होगा? गुरु दक्षिणा का विग्रह क्या होता है? गुरु के लिए दक्षिणा। अब के लिए किस में आएगा बताइए जल्दी से। के लिए संप्रदान तत्पुरुष में आएगा, संप्रदान तत्पुरुष के अंदर। आज 7वां प्रश्न है, सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है। सिंह रूपी नर बताइए मित्रों। सिंह नर है, नरसिंह है, नरसिंह है, सिंह नर है। सिंह रूपी नर क्या होगा? नरसिंह। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 8 नंबर है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति में बता दीजिए, पहले ही लगा हुआ है यहां पे, तो बता दे जल्दी से। मैंने चिन्ह भी कर दिया। अब तो चारों में से अव्यय या उपसर्ग प्रारंभ में हो तो अव्ययी भाव समास होगा। आगे चलिए बताइए, रातों रात शब्द का सही समास विग्रह होगा। रातों रात शब्द का, अब यहां पे रातों रात है, रात और दिन नहीं है, जो रात और दिन कर दो। रात और रात तो नहीं होगा, रात में रात ही नहीं होगा। आगे देखिए, रात ही रात में ये होगा। रातों रात, तो रात रात का यहां पे पुनरावृत्ति हो रही है, अव्ययी भाव समास। 3 नंबर ऑप्शन। 10 नंबर है, विद्यालय शब्द का सही विग्रह होगा। विद्यालय का विग्रह क्या होगा? विद्या को आले, विद्या से आले, विद्या के लिए आय, या विद्या में आले। सही विग्रह बताइए मित्रों। यहां पे मिस्टेक है थोड़ी सी, आले होगा यहां पे, आय नहीं होगा। विद्या के लिए आले, संप्रदान तत्पुरुष। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह है। लाइक और शेयर कर दे सभी साथी। देखते हैं कौन कौन मेरे साथी शेयर करते हैं। और मेरे से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम आईडी देखिए, यहां पे नीचे दी गई है आपको, वहां पर जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हैं। नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह देखिए, नीति के लिए निपुण, नीति से निपुण, नीति का निपुण, नीति में निपुण। कौन सा होगा? में पे पर, यहां पे में लगा हुआ है। कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष, नीति में निपुण। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। तो यह था आपका समास का टॉपिक और टॉप 11% जिनसे आप अभ्यास भी कर पाए। कैसी लगी यह क्लास? अब कमेंट करके जरूर बता दें। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।